जिस रास्ते पर हम चले हैं, कहीं न कहीं भारत के प्रत्येक नागरिक तक एक पहुँचने का मेरा मिशन ये है ताकि मैं उन्हें अपना मित्र बना सकूँ। क्योंकि आज हम लगभग 1 घंटे बात करेंगे और 1 घंटे में आज हमारे भारत के सड़कों पर 20 लोगों की मौत होती है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। 24 घंटे की बात करें तो आज भारत में एक दिन में 1300 सड़क हादसे हो रहे हैं और उनमें से 500 लोगों की चिताएँ जल जा रही हैं और जाने के बाद सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन 1,70,000 जो मौत का होना, वो ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन वही है कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं। आज जो मैंने 60,000 हेलमेट बाँटे उसमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ, जो खुद को बड़ा भाग्यशाली, और मेरा मिशन ये अभी भी जारी है कि जिस भी काम की शुरुआत हमने कर दी है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, निरंतरता रखते हुए, अगर धैर्य रखते हुए हम काम करते हैं तो कामयाबी की जरूर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप रोड पर टू व्हीलर पर बिना हेलमेट के निकले हुए हैं, अचानक से कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ हेलमेट सर पे लगाए हुए आपके साइड में आए और आपको शीशा खोलकर हेलमेट दे, तो वो और कोई नहीं, राघवेंद्र कुमार जी होंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया होंगे। एक इंसान की पहचान क्या होती है? जी हाँ, उसकी पहचान होती है उसकी इंसानियत। शायद इंसानियत हम उसको भी कहते हैं जब हमारे आसपास में कोई व्यक्ति परेशानी में है, दुख में है, दर्द में है, हम उसके पास जाएं, उसका हालचाल पूछें और यथासंभव जो भी मदद हो सकती है वो करें। इसके लिए हमें हमेशा अपने आँख कान खुले रखने होंगे। पर मेरा सवाल ये है, क्या हम सभी लोग अपने आँख कान खुले रखते हैं? शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा है जो 24 घंटे अपने आँख कान खुले रखता है और जो भी व्यक्ति परेशानी में होता है, दुख में होता है, उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है राघवेंद्र कुमार, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, जो आज हमारे करियर विल गपशप एपिसोड नंबर 4 में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद संदीप जी। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप शर्मा और ये करियर विल गपशप बातें होंगी गंभीर की शुरुआत ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए की गई है, जहां पर हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में। आज हम बात करेंगे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से कि एक राघवेंद्र कुमार से हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बने तक का सफ़र कैसा रहा, कितना स्ट्रगल रहा, किस तरह से मुसीबत के समय पे भी अपने आप को एकदम खड़े रखा कि हाँ, हम कुछ करके दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और यही चीज़ आप लोगों पर भी अप्लाई होती है। आज जानेंगे इन सब बातों के बारे में राघवेंद्र कुमार जी से। तो राघवेंद्र जी, आपका ये सफ़र की शुरुआत जी, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से हुई? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस करियर विल गपशप में। एक आप हमारे मित्र भी हैं संदीप जी पहले, और इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हम लोगों की दोस्ती को सुरक्षित कर पाएँ। जी। और जिस रास्ते पर हम चले हैं, कहीं न कहीं भारत के प्रत्येक नागरिक तक एक पहुँचने का मेरा मिशन ये है ताकि मैं उन्हें अपना मित्र बना सकूँ। और इस वक्त भी देखिए, आपने कहा था कि मैं आँख, नाक, कान खुला रखता हूँ, हमेशा ही कान बंद है लेकिन आँखें खुली है और उन लोग भी हमें देख पा रहे होंगे। तो मेरा ये रहता है कि सफ़र में भारत के कैसे, मतलब जो आज सड़कों पर देखते हैं कि अधिकतर युवा जो ट्रैफिक को लेकर के अवेयर नहीं है, रॉन्ग साइड कोई चल रहा है, कोई इतनी स्पीड से चले जा रहा है अपने मंजिल की तरफ, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। अब एक 1.4 बिलियन नागरिक के बीच में एक अकेला एक हेलमेट मैन जो कि लोगों के चेहरे को पढ़ रहा है, और वो पढ़ रहा है कि वो सीधे, मेरा रीड करने का पर्पस ये रहता है मौत से लेकर रिलेटेड। क्योंकि आज हम लगभग 1 घंटे बात करेंगे और 1 घंटे में आज हमारे भारत के सड़कों पर 20 लोगों की मौत होती है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और ये जो मौत की जो रफ्तार है, अगर पूरे हम 24 घंटे की बात करें तो आज भारत में एक दिन में 1300 सड़क हादसे हो रहे हैं और उनमें से 500 लोगों की चिताएँ जल जा रही हैं और जाने के बाद सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो युवाओं के लिए एक उनकी ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि आज एक व्यक्ति का अगर सड़क पर मौत होता है तो हमारे भारत का 90 लाख रुपए राजस्व का नुकसान होता है। हम कहते हैं ना कि हम भारत देशभक्ति, हम देश के लिए विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, वो बना। तो एक सोच होनी चाहिए हर यूथ को कि हम एक देश के लिए कर क्या रहे हैं। क्या सिर्फ हम एक नारे दे रहे हैं
या सिर्फ हम बातों से कर रहे हैं, या हमारे पास जो ईश्वर ने हाथ पैर दे रखे हैं, हम एक इंसानियत को जो देख रहे हैं कि जो ऐसे गलतियां कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। और उसके लिए क्या है कि आज हम भारत में नंबर 1 है पूरी दुनिया में मौत के आंकड़ों में। तो आज से 10 वर्ष पहले वैसे ही एक हाँ, राघवेंद्र कुमार से मेरा हाँ सवाल यही था जी कि ये हम सभी देख रहे हैं इन चीज़ों को, जी लेकिन राघवेंद्र कुमार जी ने ही क्यों जिम्मेदारी ली हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने की? जी, क्योंकि देखिए हमने, वही मैं कह रहा था, 10 वर्ष पहले हमने एक मित्र खोया। और मित्र वो जो मेरा रूम पार्टनर था, जिसका नाम था कृष्ण कुमार। और मैं बेसिकली, मैं अपना जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से, मैं भी कैमूर जिले बिहार से आता हूँ। और जो मेरा दोस्त भी था वो भी बिहार के पूर्वी क्षेत्र से, जो कि झंझारपुर से था, जिसका कृष्ण कुमार ठाकुर नाम था। और जातीय थोड़ा सा वो ब्राह्मण, मतलब जो परिवार से सब कुछ होते। और सबसे बड़ी कि आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार तो पूजा पाठ में बहुत ही आगे रहते हैं। तो अब ये है कि एक तो मेरा दोस्त अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और उसके माता पिता की शादी के 20 साल बाद हुआ था पैदा, मन्नतों के बाद। उन्होंने भारत के से हर तीर्थ स्थल उन्होंने घूमा था एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। अब उस माता पिता के जो चेहरे पर जो खुशी थी, उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को हम दिल्ली जैसे शहर में वो चीज़ें पढ़ाएं। उन्होंने पूरे सपनों के लिए सब कुछ उन्होंने किया, यहाँ तक कि कर्ज ले करके भी शिक्षा के लिए दिया। और यहाँ ग्रेटर नोएडा जो शहर में हम आए, जहाँ हमारी जब मित्रता की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पर इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंदर एक हेलमेट ना लगाने की वजह से उस माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुखद ये हो जाता है कि उनकी सड़क हादसे में जो बच्चे की मौत हो जाती है, वो सारी चीज़ें। तब ये लगा कि अपने दोस्त को खोने के बाद हमें ये कार्य करना चाहिए, और वहीं से मेरा मिशन ये चालू हुआ। मैं वही कह रहा था कि मैं बेशक आज एंकर की भूमिका में हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं मित्र आपका कई सालों से हूँ। तो जी आपने यही बताया था मुझे कि आप उसकी चिता तक भी नहीं जा पाए। जी, वही बात है, जब अस्पताल में जाने के बाद जब चिता जल गई, अब कैसे, मतलब यकीन ही कर पाना मुश्किल था कि रोड एक्सीडेंट्स इस तरीके से होना। और आखिरी वक्त पे मतलब उस चिता तक इसलिए जाना क्योंकि देखना नहीं चाह रहा था अपने मित्र को। मैं अपने मित्र को एक तरीके से जीवित करना चाह रहा था। अब वो मेरे बस में तो नहीं है, भगवान के वो बस में है किसी को जीवित करना। लेकिन होता है ना कि आप एक दोस्ती को किस नज़रिए से आप याद रखते हैं। बहुत लोगों के दोस्त जीवित हैं, वो भाग्यशाली हैं, और न जाने अपने दोस्त से लोग कितने वादे करते हैं। लेकिन मेरा ये था कि क्या दोस्त बने, मैं अपने वादे जो सारी चीज़ें बातें उसको भूल जाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि उस दोस्त के जाने के बाद जो उसके माता पिता, जिनको बुढ़ापे के लाठी का सहारा बना था, वो जा चुका था। और पहली बार मैं दोस्त के जाने के बाद 3 महीने बाद जब घर गया, तो जो माँ हमेशा ये बात कहती थी कि आप लॉयर, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, आपने क्योंकि मेरा एलएलबी दोस्त किया जी हुआ है। जी इंजीनियरिंग, तुम भी क्यों नहीं वो चीज़ें कह पाए। अगर मुझे मालूम होता कि कृष्णा का इस तरह से एक्सीडेंट, तो मैं 1 हेलमेट का मैं 10 हेलमेट दे देती। कोई मुझे बताता तो सही है बात। और वो बार-बार जो ये सब बात कह करके जो आँखों से आँसू नहीं सर, रक्त के आँसू थे उस माँ के लिए। उस माँ ने पहली बार देखा कि जो बाउंड्री थी जिसमें आम के भी पेड़ थे, उस माँ ने आम के पेड़ को भी काट दिया, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर उसका बेटा आम खाया करता था। तो एक बड़ा एक दर्द की वो चीज़ें थी, जो दास्ताँ जो मैंने उस माँ से शब्द, जो मैं बातें कभी अपने दोस्त के शब्द से, उसके जीवन हम भविष्य की बातें करते थे, अब माँ अपनी मतलब उस बच्चे को लेकर के एक दर्द की बातें वो कर रही थी। और जिस परिवार में हादसे होते हैं ना, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है, न लोगों ने सुना है। तो राघवेंद्र जी, आपने उस मित्रता के लिए जी, ये बीड़ा उठाया कि अब मैं इस तरह से किसी और की मौत नहीं होने दूंगा। तो अब फिर उस किस तरह से आपने ये सोचा, फिर शुरुआत की, क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? सर देखिए, आप कोई भी आज 1300 सड़क हादसे हो रहे हैं, 500 लोगों के घर में लोगों से जो चिताएँ जल रही हैं, उस परिवार या जो उनसे जो रिश्ते संबंध जुड़े होते हैं, कोई उस चीज़ों पे 10 दिन के 15 दिन के बाद श्राद्ध का फिर उस पे बात नहीं करना चाहता, वो बार-बार जाना नहीं चाहता है। और मेरा ये था कि मैं ये देख रहा हूँ कि उस समय लोग सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए कोई 100 रुपए का हेलमेट लगा रहा है, और भी पुलिस अगर वो टोक भी रही है तो 50 रुपए के रुपए में मतलब वो छूट जा रहा है, उसको फिर सड़क पे जाने दिया जा रहा है। तो उस वक्त जो ये अगर हेलमेट के लेकर के हमारे भारत के युवाओं के अंदर बात, जब ये सोचना जब मेरे अंदर आया, तो लोगों से ओपिनियन भी लिया, बाकी भी दोस्त, कि भाई मेरा दोस्त चला गया, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आज भारत के अंदर जो 1,70,000 जो सड़क हादसों में मौत होती है, उसमें 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था।
तो ये जो मैं दर्द, ये जो सारी जो दृश्य देख रहा हूँ, जिसको हम कोई सुनना पसंद नहीं चाहता है। आज जिस तरीके से हादसे होते हैं, लोग सड़क के किनारे से निकल जाते हैं, कोई वैसी फ़ोटो, वीडियो सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स कर देंगे, श्रद्धांजलि लिख देंगे, लेकिन कोई देखना पसंद नहीं कि करता क्यों है। ऐसा हुआ उस पर क्यों कोई ऐसा बात हुआ? नहीं करता। कोई ये नहीं सोचना। हुँ। तो अब ये था कि क्या मैं भी अपने दोस्त के लिए मरने के बाद मैं गूंगा बन जाऊँ या फिर ऐसे लड़ाई लड़ूँ? तो मैंने ये देखा कि मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए अपने दोस्त के लिए, और फिर मैंने उस समय से ठान लिया कि मैं सड़कों पर हेलमेट बाँटूँगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाऊँगा। और वहीं से जो मेरा सिलसिला था, ये शुरुआत हुआ सड़कों पर हेलमेट बाँटने तो का। जब आपने सोचा कि अब मैं सड़कों पर हेलमेट बाँटूँगा, जी। तो आपने ये अंदाज़ा लगाया था कि कितना इसमें खर्चा आने वाला है? क्या फाइनेंस लगने वाला है? या बस एक सर जज़्बा लेकर चल दिए थे? जब कोई ज़िद होती है ना कोई चीज़ करने के लिए, कि आप सामने किसी को देख रहे हैं डेथ और लाइफ से, क्योंकि अब उस वक्त जो मेरी जो सिचुएशन थी, सीधे डेथ और लाइफ, यानी सामने वाले को देख रहा हूँ कि ये भी मरने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि हेलमेट होता तो जान बच जाती। और उस तरीके से अपने दोस्त के मरने के बाद ऐसे हर दिन न्यूज़पेपर में मुझे वही सब दिखाई दे रहे हैं, वही दृश्य। वो माँ के ये कहा कि मैंने आंखों में आंसू नहीं, हो रक्त के आंसू, जो कि उस तरीके से दूसरे परिवार में भी हो रहे हैं। तो जो ये मौत जो 1.5 से 2 लाख ये हो रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करते थे। हुँ। आज भी ना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है। और हम युवा अगर हो करके अगर हम अपने देश के लिए, अपनों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, तो ये ये मानवता ही बेकार है। अदृश्य युद्ध है। जी, बिल्कुल, एक एक सड़क जो दुर्घटना, एक अदृश्य युद्ध हम उसको कह सकते हैं, जिसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। तो जब आप युद्ध कुछ ठान लेते हैं ना, उसके वक़्त आपके क्या पैसे हैं, क्या जज़्बा, वो सारा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिर्फ़ ये रहता है कि हमें लड़ना है, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन सामने से नहीं दिखाई दे रहा है ना, कि कल को दुश्मन अच्छा वो परास्त कर दिया, तो हमें रुक जाना चाहिए। तो अभी तक राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि 60,000 से ज़्यादा हेलमेट आप बाँट चुके हैं। जी। तो जब आपने शुरुआत की थी आज से 10 साल पहले, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे 10 साल के समय में किन-किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? क्या-क्या अपना बेचना पड़ गया आपको इस काम के लिए? जी। आपने सर लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ अध्ययन भी किया हुआ है। तो ये है कि देखिए 60,000 एक हेलमेट एक कह देना, एक तो एक आँकड़े हैं। जैसे हम मौत का कहते हैं कि 1,70,000 वो चीज़ें हैं। लेकिन 1,70,000 जो मौत का होना, वो ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन वही है कि हम प्रयास कितना कर रहे हुँ। हैं। अब 60,000 हेलमेट बाँटने के लिए मुझे तो पहले 22 स्टेट घूमने पड़े। एक हेलमेट को लेकर के यहाँ से अगर दिल्ली से अगर हम कहीं लेकर के जा रहे हैं, उसको भी कैरी करना। वैसे लोगों की तलाश करना जो अनजान चेहरे, जैसे मैंने शुरुआती दौर में जब हेलमेट देना शुरुआत किया, अब मेरे हेलमेट किसी की जान बच गई, तो वो मेरे लिए एक हौसला थी। हुँ। अब मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, लेकिन किसी व्यक्ति को तो बचा रहा हूँ। मेरा ये रहता है कि मरने के बाद कोई आत्मा बनता है। मेरे लिए हर जीवित व्यक्ति अगर ऐसे ट्रैफ़िक रूल्स को तोड़ रहा है, तो मुझे एक आत्मा के समान दिखाई दे रहा था, जिसे हमें सुरक्षित घर पहुँचाना है। और जब आप कार्य करते हैं, तो सिर्फ़ उस शहर के क्षेत्र के नहीं, आजकल डिजिटल का दौर ज़माना, तो मुझे भारत भर से लोग बुलाने लगे इस सड़कों पर। और मुझे ये लगता है कि मैं जब सड़क पर खड़ा हूँ, तो लोग देखें या ना देखें, लेकिन जो मरे लोगों की जो आत्मा है, वो मुझे बुला तो रही इस है। नेकी की राह पर क्या-क्या बस खोना पड़ गया? वो खोने के लिए अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको इन जगहों पर ट्रैवल करना, गर्मी, जाड़ा, धूप, बरसात, आपको हर तरह से सामना करना। कई बार ऐसे होते हैं जहाँ हम हेलमेट लेकर के गए हैं, हेलमेट के कार्टून पे ही रात को भी गुजारना। कई जगह परमिशन हमें सड़क पर लेकर के नहीं उतरने, उसके लिए भी दिक्कत है। हर चुनौतियों का सामना वो चीज़ें करना पड़ता है। लोग समझना नहीं चाह रहे थे कि हम क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं। कई लोग मिलते थे, कहते थे कि भाई क्यों आए हो? तो भाई मैं एक मित्र बनाने के लिए मैं आपको आया हूँ, हेलमेट देने के लिए। तो लोग कुछ ऐसे भी कहते थे, कुछ लोग सुनाते थे। मैं आपको हुँ। एक शब्दों में सुनाना चाहूँगा। सबसे ना मिला करें इतनी शिद्दत के साथ, ये दौर अलग हैं, ये लोग अलग हैं। ये दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। अगर इस दौर में, इस दुनिया में दोस्त ढूँढ रहे हैं, तो आप बड़े नादान हैं, क्योंकि आप ज़हर की शीशी में दवा ढूँढ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो कहने का पर्पस है कि उस समय मेरा नाम नहीं था हेलमेट मैन का, या कोई मुझे जानते नहीं थे, हर अनजान लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो लोग मेरे हाथ में हेलमेट देख रहे हैं, वो खुश हो गए कि हाँ, मुझे 1 मिल जाए, 2 मिल जाए। कोई मेरे सिद्धांतों को नहीं कि आखिर मैं ऐसा लड़ क्यों रहा हूँ, लोग दोस्ती। अब ये जब पिछले 10 वर्षों में आज जो हमने एक बदलाव वो जो देखा, आज जो मैंने 60,000 हेलमेट बाँटे, उसमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ, जो खुद को बड़ा भाग्यशाली, और मेरा मिशन ये अभी भी जारी है।
अब क्या है कि अब पूरे भारत भर से लोग वो चीज़ें मुझे बुलाते ही हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, उनको एक हौसला मिलता है मेरे कार्य से कि एक बहुत ही स्ट्रगल वाली बात है, शायद आप नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपका मित्र हूँ, मैं इसको ज़रूर कैमरे पर लेकर आऊँगा। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे आपके, आपने बताया कि 60,000 हेलमेट बाँटने के लिए आपको शुरुआती दौर में जी, अपना घर तक बेचना पड़ गया। जी। हाँ। ये तो हर कोई जानता है, गूगल पे सर्च करता ही है, और जो घर खरीद भी रहा था तो वो भी मेरे ऊपर हँस रहा था। तो बोला क्या करोगे? तो मैंने यही कहा कि भाई सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, क्या मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएँ हैं लश्कर मेरा। तो अब क्या बात ज़ाहिर-सी बात है कि 60,000 हेलमेट बाँटने के लिए आपने मिशन बनाया हुआ है और भारत के सड़कों पर से रक्त बचाना है। तो सिर्फ़ घर ही नहीं बेचा, बल्कि इसके पहले 2016 में हमने नौकरी भी छोड़ी। घर के साथ मेरी शादी हुई, फिर पत्नी का भी साथ मिला। उसने अपनी ज्वेलरी तक भी नीलाम कर दी। मैं अच्छा, बड़ा खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनका भी साथ मिला, तब जा कर के, क्योंकि आप अकेले कोई चीज़ तय नहीं करते हैं, उसमें परिवार का भी। घर एक परिवार, मतलब घर पे पिताजी बड़े दुखी, माताजी हालाँकि चल बसी। वो भी जाते वक़्त उन्होंने कहा कि परेशान मत होना, मैं चली जाऊँ, क्योंकि कैंसर से वो चीज़ें गई। तो उन्होंने कहा कि तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी, मैं भले ही जा रहे हूँ। हुँ, तो ये लगता है कि हम भारत की धरती पर आए हैं और मैं घर के चिराग की रक्षा कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हर माँ जो मुझे देख रही है, जिसकी एक औलाद है, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि भारत में जो एक बच्चे हैं, उन परिवारों तक एक आवाज़ पहुँचाना। और इसके लिए मैंने एक लड़ाई भी लड़ी सुप्रीम कोर्ट से। मैंने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, हुँ। ताकि भारत में जितने भी जो माता-पिता हैं, अपने बच्चे को जूते पहना रहे हैं, उस तरह से हेलमेट की आदत दें। आज बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10-12 के, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक खुद भी एक शिक्षक भी हैं। तो जो भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को अगर इस तरह से बुलेट या स्कूटी देना चाह रहे हैं, तो वो एक तरीके से मौत का कफ़न दे रहे हैं। तो उससे पहले कि, अगर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्या आपने अपने बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत देखी? हम फ़ॉरेन की बात करते हैं कि हमारा बेटा यहाँ से पढ़ कर के विदेश जाकर नौकरी करे। वहाँ अगर 90 ईयर का भी कोई बुजुर्ग अगर व्यक्ति भी अगर घर से बाहर निकल रहा है, तो साइकिल पर भी हेलमेट लगा के चलता है। तो आपका बच्चा कल सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि आज युवा ये सबसे, उस पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप सड़क पर जाए, देखिए युवा क्यों नहीं हेलमेट लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही आदत नहीं दी है। आज स्कूलों के बाहर देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा है, बिना हेलमेट का जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों को अगर बचपन से आदत दे रहे हैं, तभी उनका बेटा सुरक्षित है और सारे संबंध बिल्कुल। सुरक्षित हैं। ये राघव जी, आपकी लाइफ से ना स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग स्टूडेंट्स हमारे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जी अभी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब उनका 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो पाता, 2 साल में नहीं हो पाता, 3 साल में नहीं हो पाता, थक कर, हार कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं ये तो हमारे से होगा ही नहीं। आपने तो अपने काम में 10 साल दिए हैं। जी तो मैं आपकी तरफ से एक मैसेज चाहता हूँ हम्म, कैमरा में बच्चों के लिए, कि वो अपना पेशेंस, अपना कंसिस्टेंसी को किस तरह से मेंटेन रखें। देखिए, जो भी हम फ्रेमवर्क आज बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि इतनी तक ही लाइफ है। नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है, बस उस बाउंड्री को तोड़नी पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, हम लाइफ में आईएएस बन जाना या कुछ भी कामयाबी को हासिल कर लेना, वही ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी ने बहुत सारे ऐसे रास्ते ऐसे मोड़ दिए हैं। मैं 26 साल की उम्र में सर, मैंने डिसाइड्स किया सब कुछ, एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके एक डिफरेंट वर्क पे, जहाँ कोई भी मार्गदर्शक के रूप में वो चीज़ें नहीं, मेरे पास वैसे कुछ रिसोर्सेज नहीं, सिर्फ ये था कि हमें भारत के हर नागरिक को इस सड़क दुर्घटना के प्रति, हमें भारत के ऐसे युवा को बचानी है, ऐसे परिवार को बचाना है। क्योंकि आज ट्रामा सेंटर अस्पताल में जो दम तोड़ते हुए हम देख रहे हैं परिवार ज़िंदगी, उनके पास कुछ भी नहीं है ज़िंदगी बचाने के लिए। और उनमें से मैं छात्रों को भी देखता हूँ, जो छात्र ऐसे बहुत डिप्रेशन में जो सुसाइड कर लेते हैं, वो चीज़ें मेरे पास भी ऐसे दौर था कि मेरे पास हेलमेट बांटने के लिए अब मैंने सब कुछ जो बेच दिया, सारी चीज़ें, स्थिति, घर, कुछ भी ना। कभी मैं एज ए एसएसपी के पास गया कि भाई मुझे जेल के अंदर जगह दे दो, कि मैं 2 जेल महीना के यहाँ अंदर? जेल के अंदर, हाँ 2 महीने। मैंने बनारस के वहाँ से लेटर भी लिखा, वो भी सबको सर बोले आपने कोई क्राइम ही नहीं किया और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपको क्यों जेल के अंदर दें, ताकि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूँ, क्योंकि मेरे से घर वाले भी नाराज, जो भी। देखो, आप एक अच्छी खासी एक लाइफ को एक ट्रैक से जब छोड़ करके हट करके आते हैं,
तो हर कोई आपके ऊपर हँसने वाला होता है कि भाई कौन ऐसे होता है, अच्छी खासी पढ़ाई तुमने नौकरी छोड़ के उन लोगों के प्रति तुम जिनकी ज़िंदगी बचा रहे हो, जिनको खुद भी नहीं परवाह, जिन्होंने लाखों रुपए की बाइक खरीदी है, जो हेलमेट नहीं पहन रहे और उनके लिए आपने अपने आप को इस तरीके से बर्बाद कर लेना अपने परिवार के लिए। तो कहने का मतलब हम जहाँ भी जा रहे थे लोगों की मतलब डिप्रेशन मतलब एक तरीके से हेलमेट लगा के चल रहे हैं सर, मेट्रो के अंदर घूम रहे हैं, कार भी लगा के कहीं भी फ्लाइट में भी घूम रहे हैं, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप उन लोगों को मित्र बनाने के लिए आप चले हैं। आपके सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा सब कुछ है। मतलब आप जेल में भी जा रहे हैं, मांग रहे हैं जगह, वहाँ भी एंट्री नहीं मिल रही है कि भाई हम तो जेल में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनसे कर दे सर, हमें ये चीज़ें कर दो ताकि मैं बाहर रहूँगा तो कुछ पता नहीं क्या क्या बेच दूंगा, ठीक है, तो इससे अच्छा कि मैं अंदर रहूँगा तो मैं लोगों को सड़कों पर ऐसे चलते हुए नहीं दिखाई दूंगा। तो राघवेंद्र जी मतलब आपका कहना है कि जिस भी काम की शुरुआत हमने कर दी है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, निरंतरता रखते हुए, अगर धैर्य रखते हुए हम काम करते हैं तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलती कामयाबी, क्योंकि हमने दोस्त भले ही दुनिया के लिए मेरा मर गया था लेकिन मेरे लिए तो जीवित था वो। हाँ। तो वो देख रहा है मैं लड़ रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना आपका जो धैर्य कल के मन से वो आपको ट्रैक देता है, रास्ता देता है। तभी आज मैं आपसे भी इस मंच पर आपको भी मैं अपना एक मित्र, मैं भाग्यशाली होता हूँ कि आप जैसे शिक्षक मेरे वो चीज़ें मित्र, हम लोग ब्रदर की तरह वो चीज़ें रहते हैं। आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छा लगता है कि ये सफ़र ही है, हम मिलते हैं। और आज के डेट में मैं बड़े बड़े आज राज्य में जाता हूँ, वहाँ के जो डीजीपी आईपीएस वो चाहते हैं कि भाई मैं उनके साथ कैंपेन करूँ, आप मेरा कार्य अभी तक देखते ही राघवेंद्र रहते जी हैं। कितनी स्टेट में जा चुके हैं आप? सर 22 स्टेट गया हूँ और बड़ा अच्छा, और सबका एक अलग अलग अनुभव रहता है। अच्छा। वो चीज़ें, और जैसे जानते हैं हमारे देश में ही अलग अलग विभिन्नता भाषाएं भी आ जाती हैं, जैसे केरल उरल जाता हूँ वहाँ के अलग लोग, तमिल भाषा, चेन्नई हमारे अलग, लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि हम एक युद्ध के लिए आए हैं, तो वहाँ पर सब लोगों की एक एकता मिलती है, एक दिखता है। और ये सड़क हादसा ऐसा है कि हर किसी न किसी के परिवार के साथ कहानी है, क्योंकि किसी के घर में नहीं हुआ तो उसके रिश्तेदार में हुआ है, उसके दोस्त के साथ और हुआ हेलमेट है, ना होने की वजह से और हुआ। हेलमेट ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। राघवेंद्र जी आपने बताया कि आप 22 स्टेट घूम चुके हैं जी और मैंने देखा इंटरनेट पर वीडियोस में, फोटोज में, हमेशा जी आपके सर पर हेलमेट जरूर रहता है। आप चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, जी चाहे फ्लाइट में जा रहे हैं, किसी को अलाउड नहीं होता, लेकिन आप हेलमेट में वहां भी दिखे हैं। जी। तो कोई कुछ कहता नहीं है, कोई मजाक नहीं करता कि हेलमेट पहना हुआ है? नहीं मजाक तो देखिए मैं होता हूँ सड़क पे, जैसे मैं कार में ही चल रहा हूँ तो लोग हाँ। सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हैं। अब ऐसे किसी को टोकें, वो उनका एक नाम है, मरूं या जीऊं उससे क्या मतलब, लेकिन जब मुझे कार में देख करके वो देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, हंसते हैं। कि तो मैं, रेसिंग कार तो नहीं चला रहे हाँ, हैं? तो उनको मैं इशारा करता हूँ कि भाई साहब सीट बेल्ट नहीं लगाएं, वो लगा लीजिए। और मेरे गाड़ी के पीछे एक संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बहुत लोग ऐसे भी लोग होते हैं स्कूटी ले लिए हैं लेकिन उन्होंने आज तक वो डिक्की के उनके अंदर है हेलमेट कभी निकाला ही नहीं। हाँ। तो मुझे आके सड़कों पर दंडवत प्रणाम भी करते हैं और कहते हैं आज के बाद मिशन के साथ हूँ। और फ्लाइट में तो एक अलग अलग ही दृश्य हमें दिखाई देते हैं वहाँ पर। भाई सीएसएफ वाले लोग जानते हैं हमेशा हाँ। वो चीज़ लेकर के। अब जो मेरे पीछे लाइन में लगा रहता है एयरपोर्ट में घुसने के बाद ही वो सोचते हैं कि अब तो इसको रोकेगा सीएसएफ वाला, अब इसको तो घुसने नहीं देगा। लगता है कि क्या मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि सब लोग आप जब भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लोग कैब से या पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, कार वाले लोग रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे टू व्हीलर राइडर्स ऐसे जो भी हैं, साइकिल, क्योंकि भारत में आज भी देखिए 50% लोगों के पास साइकिल ही है, टू व्हीलर, तो उनका भी सपना होता है कि फ़्लाइट में मैं जाऊँ सारा चीज़ें। तो मेरा एक मकसद रहता है वहाँ पर भी, एयरपोर्ट पर जाने के लिए मकसद ये रहता है कि जैसे मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो लोग देखते रहते हैं, अरे भाई ये कौन है, पागल है। वहाँ भी जाने वाले लोग सेल्फी लेते हैं तो उनके अंदर और क्यूरियोसिटी होती है। कई बार मैं फ़्लाइट में जाता हूँ तो पायलट भी हमारे साथ ही हम लोगों की एंट्री होती है, तो पायलट भी मुझे सेल्फी लेते हैं? पूछते हैं, हाँ जानते हैं, लेते हैं। तो कभी भी पायलट आकर के बोलते हैं कि भाई हमारे ये जो यात्रीगण जो जा रहे हैं, देखिए जो सफ़र है, फ़्लाइट की भी दुर्घटना होती है, सीट बेल्ट के लिए कहा जाता है बार बार बांधने के लिए, लेकिन आप जो हेलमेट आपका जो मिशन है उनसे भी, इनसे भी कुछ आप अपना शेयर करें वो चीज़ें। तो मैं फ़्लाइट में उस यात्रा में हमारी बात होती है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो आप सब लोग कार से आए हैं और जहाँ आपका डेस्टिनेशन ख़त्म होगा आप फिर सड़क पर जाएंगे और सड़कों पर आपको टू व्हीलर वाले ही देखेंगे। और आज उनको रास्ता ना देने के बहुत हमारे भारत की सड़कों पर टू व्हीलर आप देखते हैं डिवाइडर के ऊपर लोग चल रहे होते हैं टू व्हीलर वाले। तो मेरा सिर्फ उनसे ही रहता है कि आप अपनी कार की जो शीशा विंडो नीचे करें और अपना हाथ बाहर निकालें। वो आपका ब्लड रिलेशन, जैसे मैं किसी अन्य पर्सन को हेलमेट देता हूँ तो आप हेलमेट नहीं दे सकते हैं, कम से कम आप चुप्पी तोड़ करके
उसको कह सकते हैं कि भाई साहब आप हेलमेट पहने, ठीक है ना। आप उसको बोले कि देखो मैंने अपने भाई को खोया हुआ है या किसी को खोया हुआ है, लेकिन मैं आपको खोते हुए मैं रोज़ सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, नहीं वहाँ देख फ़ोटोज़ सकता। वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक हैं। ऐसे करके आप भारत के 90 लाख रुपए भी बचा सकते हैं। तो हमें उस देश को शक्तिशाली बनाना है, मतलब अगर क्योंकि हम सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक दिन सब कुछ, इतनी मौतें मतलब हो मैं रही कह हैं। सकता हूँ कि जी, अगर आप रोड पर टू व्हीलर पर बिना हेलमेट के निकले हुए हैं, जी, अचानक से कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ हेलमेट सर पे लगाए हुए आपके साइड में आए और आपको शीशा खोलकर हेलमेट दे, तो वो और कोई नहीं, राघवेंद्र कुमार जी होंगे, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया होंगे। जी। और मेरी एक ये भी है कि सर आप जब कार से देखिए जो लोग चल रहे हैं, वो तो पूरे सड़क पे जगह इतना लेके चल रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर वाले ना सिर्फ छोटी सी जगह लेके चल हाँ रहे हैं। हाँ। तो प्लीज़ अगर हेलमेट मैन देखिए, अगर उसके पास अगर नहीं टकरा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपसे टकराए तो ज़रूर आप उसको हेलमेट्स के लिए या टोकिए, क्योंकि उसको लगे कि भाई मैं पैरों में, जैसे कोई भी व्यक्ति बिना जूता चप्पल घर से पहने हाँ नहीं निकल हाँ सकता, हाँ उसको हाँ। शर्म आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि भारत के अंदर ट्रेडिशन बने कि पुलिस को देख करके नहीं, कैमरे चलान से पहले, बल्कि हर एक भारत सेफ्टी का के लिए। सिटीजन नागरिक बल्कि टोके, क्योंकि अगले से वो बिना हेलमेट के वो बाइक ही ना चलाएं, उनको शर्म आए। हाँ। ये तभी संभव होगा हमारे देश के अंदर जब कार चलाने वाले भी हेलमेट वो टू व्हीलर वालों के लिए फिक्र करेंगे और उनको रास्ते भी देंगे, और ताकि उनकी सुरक्षा की भी बात करेंगे। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल जो कि इस इंटरव्यू से पहले मेरे जी, पास काफ़ी युवाओं की तरफ से आया, क्योंकि जब आपका आना यहाँ पर तय हो गया था तो जी। हम लोगों ने एक क्वेश्चन फ्लोट करा दिया था सोशल मीडिया पे। तो अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे। तो उनमें जी, से एक सवाल है युवाओं की तरफ से कि सर हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारे बाल खराब हो जाते हैं, जी। और बाल खराब होने के साथ साथ बाल उड़ने लगते हैं। तो मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास मौका है और आज आप हमारे मित्र हैं। जी। बिना हेलमेट के आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, और हेलमेट पहनकर बाल उड़ते हैं या नहीं उड़ते वो भी पता चल जाएगा। तो एक बार मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। नहीं, 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 चलिए आप तो शिक्षक हैं, अब तो भाई प्रैक्टिकल तो हमें आपको भी दिखाना होगा कि नहीं ये, क्योंकि देखिए हम भी शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी भी 1 महीने में चेक भी करती हैं कि हमारा बाल तो जयवर कहीं भाई नहीं गायब क्या हो बात गया। है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। और टीचर देखिए के सामने हमेशा नतमस्तक, ठीक है, और ये आपके भाई शिक्षक को हमेशा प्रणाम करते हैं, आपने उचित उतारा, अभी तो हेलमेट क्या मैन। बात, देखिए जी, हाँ, कितने शानदार बाल हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के। आप सोचते हैं कि हेलमेट पहनने से बाल उड़ जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। दिन रात हेलमेट लगाकर रखते हैं हमारे राघवेंद्र कुमार जी, और जी। बाल इतने घने हैं, शानदार। तो एक मैसेज है आप लोगों के लिए। जी, थैंक क्या यू। बात है, थैंक यू सो और मच मेरी रिक्वेस्ट को मानने जी, के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। राघव जी, और किस किस स्टेट की पुलिस के साथ भी काम किया है आपने? देखिए अभी मैं उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस में उनका एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो चीज़ें हूँ, और अभी तो रिसेंटली मेरे हेलमेट के ऊपर आईएफएल का जो नाम देख रहे हैं, लगभग 8-10 शहरों में हमने उनके साथ अभी महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर आप गुजरात पुलिस हो या अलग राजस्थान हो, ये सभी जगह दिल्ली, नोएडा पुलिस तो ये सब उनके साथ कैंपेन तो कर ही रहे हैं, और बाकी उससे भी पहले हमारा कई बार ऐसे जुड़ाव रहता है। और आज के डेट में लगता है कि हमारे कई पुलिस वाले भी अपने दोस्त हैं, क्योंकि वो भी देखिए सड़क पर एक्सीडेंट्स को देख रहे हैं, उठा रहे हैं, वो उनको भी लगता है कि नहीं चालान वो विकल्प नहीं है, बल्कि जागरूकता विकल्प है। तो आज के डेट में तो हर दिन हर कोई, मतलब एक लगता है कि पुलिस संग एक अपना परिवार हो चुका है, जुड़ाव हो हम्म। चुका है। तो वो जगह-जगह लोग 22 स्टेट में घुमा हूँ, तो लगभग 22 स्टेट के पुलिस के साथ वो चीज़ें हूँ। और बाकी अब ये है कि अब वो लोग भी कहीं न कहीं मेरे साथ मिलने के बाद बहुत लोग सोशल मीडिया पे अब इस चीज़ को जागरूकता को लेकर के वो लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं। ख़ासकर युवाओं को जागरूक भी करें, क्योंकि पुलिस का लोगों ने अभी तक ना जो चेहरा जो देखा था हम्म। एक अलग छवि थी कि पुलिस चालान के लिए सड़कों पर खड़ी है या वो चीज़ें खड़ी है। आप भी सर देश की सेवा में जिस तरह से कमांडेंट रहे हैं, अब वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पर देश में आपने वीआरएस दे करके युवाओं की शिक्षा के लिए आपने प्रेरित किया, और आपको इंस्पेक्टर फैक्ट्री, दरोगा की फैक्ट्री कहा जाता है। आपके भी देखिए कहीं आपके भी ऐसे हेलमेट। मिल जाते हैं छात्र जो हैं, जो वहाँ ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो कहते अच्छा हैं कि अरे संदीप शर्मा जी के साथ देखा था, हमारे गुरु जी के साथ होते थे। अच्छा अच्छा। तो आप भी इतने पॉपुलर हैं, तो कम से कम वो ना वो एक दोस्त की तरह वो गले मिलते हैं। तो जो सबकी एक भावनाएँ होती हैं ना, अब वो हमारे जो पुलिस की भी व्यवस्था जो है, वो मैं कहता हूँ कि भारत के लोगों को नज़रिया चेंज करना चाहिए। 1.4 बिलियन नागरिक पुलिस भी ना आपकी जान के लिए, आपकी रक्षा के लिए वो चीज़ें खड़ी है, और आप सहयोग करना चाहिए लोगों को कि हम क्यों बार-बार पुलिस की, अपने ही देश की छवि, हमें बल्कि देश की छवि को मजबूत करना है। हम्म। और उस तरीके से अगर हम एक दूसरे को एक अपने ब्रदर्स की तरह देखेंगे, एक अपनापन में देखेंगे, तो भारत की तस्वीर ही कुछ अलग होगी। क्या बात। और युवाओं को तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश के लिए हम जीवित रहें। अपने हम देख रहे हैं कि भाई सड़कों पर ना लगाने की वजह से या तो ना इतनी सारे नुकसान है, हमारे देश की 4% जीडीपी का नुकसान है। तो हमें
कुछ बदलाव, क्योंकि सड़कों पर मैंने पहले ही आपने भी कहा कि एक अदृश्य युद्ध है, तो उसमें हर किसी को, हर परिवार के लोगों को एक हिस्सा लेना और चाहिए। देखिए रोड पर तो हेलमेट जरूरी होता ही है, अब जी, क्योंकि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आया हूँ, जी, तो फोर्सेस में भी जी, हेलमेट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी। किसी भी हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, नक्सलाइट ऑपरेशन में जा रहे हैं, बॉर्डर पे जा रहे हैं, हेलमेट के बिना अलाउड नहीं है। ये तो तो है। इसी तरह से हाँ, आप भी टू व्हीलर पे निकलते हैं तो हेलमेट लगा कर निकला कीजिए। जी, और आज हमारे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि आपको एक सही मैसेज दें, है ना, कि भैया अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बड़े अफसर बनना चाहते हैं, नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, वो आप बन तभी पाएंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सुरक्षित रहेंगे कैसे? जब हेलमेट को लगा हेलमेट कर। के लगाएँगे, राइट। राघवेंद्र जी, जी, आपके हिसाब से इंडिया में लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते? जी। देखिए मेरा ये मानना है कि एक ट्रैफिक रूल्स ना एक रूल्स नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा ना, जैसे हमारे माता-पिता जूते चप्पल पहले से पैरों की हम सुरक्षा करते हैं, हमारा सर ना बड़ा इम्पोर्टेंट, इसी में सब कुछ रहता है, ज़िंदगी मेमोरी। पूरा आप सुपर कंप्यूटर सड़क पर, यही है। हाँ, सुपर कंप्यूटर यही है। और आप सड़क पर भी अगर देखते हैं बहुत लोगों के सर में चोट लग जाती है, तो उनका पूरा जो शरीर है ना वो पैरालिसिस हो जाता है। हम्म, तो ये जो भाग है ना बड़ा सेंसिटिव है। तो इस चीज़ों को जो माता-पिता ने जिसने परवरिश जो कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे को ख़्याल रखना चाहिए, जो आजकल के युवा नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि माता-पिता ने ही शुरुआत नहीं किया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई पुलिस कहे कि ये हेलमेट पहने या युवा ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो करे, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूँ। हम्म, तो अगर जो माता-पिता अगर वो खुद से अगर बचपन से कोई चीज़ का प्रयास करेंगे, तो बच्चा वैसे ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रूल्स फॉलो करने का जो एजुकेशन है, जी, वो बचपन से ही अगर माता-पिता देंगे, तो रूल तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो ऑटोमैटिक जाएंगे। होगा ये चीज़ें। उसके लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। फ़ोर्स नहीं, इसलिए युवाओं आज जो ट्रैफ़िक रूल्स नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, कम से कम उनके अंदर सोच ही नहीं है कि क्या होने वाला है दुर्घटना। बहुत लोग मौत का इंतज़ार करते हैं, ऐसे हादसे का इंतज़ार करते हैं, तब लोगों के अंदर बात आती है। लेकिन हेलमेट मैन ऑफ़ इंडिया का जन्म इसीलिए हुआ है कि कम से कम उस माता-पिता को ये जो बच्चे के प्रति उनका जो सपना है, ड्रीम है, अगर वो मुझे सुन लेंगे, तो शायद ऐसे सड़कों पर किसी घर के क्या चिराग नहीं बात है! बुझेंगे। लाजवाब, लाजवाब। जी, जब हम किसी बड़े मिशन पे निकले होते हैं, जी, चाहे वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने का मिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेने का मिशन हो, या चाहे कोई भी बड़ा काम करने का मिशन हो, जी, लाइफ में कभी ना एक जी, ऐसा समय ज़रूर आता है, जब कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। जी। उस टाइम पे एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, उस समय इंसान का जो तजुर्बा है, उसको लगता है कि ये मुझे जो मैं सोच के चला हूँ वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस जगह तो उसके धैर्य का मतलब ये कहते हैं ना कि धैर्य सबसे बड़ी आपकी शक्ति होती है। हुँ। तो मेरी भी लाइफ में ऐसा आया हुआ है, तो मैंने अपने धैर्य चुपचाप मैं रह गया हूँ और जो चल रहा था बस उसको कार्य करता रहता हूँ और या तो फिर साइलेंट हो जाता हूँ ऊपर वाला किसी न किसी। तो आपको ये भले लगा कि मतलब आगे कल को क्या होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हुआ है, तो उस समय आपकी वो मेन शक्तियाँ जो बाहर से निकलती हैं और कुछ न कुछ आपके लिए रास्ता हर इंसान के लिए तय किया गया था और आपको अगले ही पल अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर देन आप अपना आगे बढ़ते हैं मिशन पर। लेकिन बहुत ऐसे भारत के युवाओं को देखता हूँ कि इन सब चीज़ों पे क सुसाइड कर लेना, डिप्रेशन में चला जाना, ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। और मैं तो देखिए हर नागरिक को जो मेरा दोस्त नहीं भी था, उसको दोस्त बनाने के लिए निकला हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई न कोई ज़रूर आएगा कि मैं जब दोस्त बनाने के लिए गया हूँ, तो वो आपको एक अपना दोस्त बन कर के वो सामने आकर के हाथ भी खींचेगा। हुँ, लेकिन ये तभी मौका मिल पाता है जब आपकी सोच अच्छी हो, हुँ। जब आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, हमेशा अपने मित्रों के लिए सोचा हो, तो आपके ऐसे पल में ना वो मित्र ही काम आते हैं, जो कहीं न कहीं आपका हाथ पकड़ कर खींचने का काम करते हैं। तो वो हर किसी को सिर्फ अगर मित्र के लिए अगर उसने ज़िंदगी जिया है ना, हमेशा खुश होकर के, तो उसको ऐसा लगता नहीं है कि उसको कभी वेट भी करना पड़ेगा। तो ये धैर्य की परीक्षा है जी। और इसको आराम से परीक्षा को पास करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और वो भी आपसे एक अच्छे टीचर हैं और आपसे बड़ा कौन सीख सकता है। क्या बात! राजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इस कार्य की शुरुआत की थी, तब सभी चीज़ें आपने अपने पास से लगाई। पैसा हुआ, सब चीज़ हुई अपने पास से लगाई। लेकिन क्या अब वो समय आ चुका है कि आपके मदद के लिए, आपके इस मिशन में शामिल होने के लिए और भी लोग आगे आ गए हैं? सर देखिए आपके पैर का काँटा है और कोई दूसरा कोई काँटा निकालने नहीं आता है, आपको खुद ही निकालना होगा। तो जब आप मिशन लेकर चले हैं तो कहीं न कहीं आपके कार्य से प्रभाव भी दिखता है वो चीज़ें। और आज मेरे मस्तक पर जो हेलमेट हुआ करता था, आप देख रहे हैं किसी और कंपनी का नाम भी है। तो वो न कंपनी भी हमें लाखों रुपए, महीने के रुपए पे कर रही है। और बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि जो मेरी रीच आउट है, वो हर भारत का हर नागरिक, हर परिवार मेरे बारे में कहीं न कहीं ज़िक्र कर रहा है।
और वो इस मकसद से कर रहा है कि एक दोस्ती का भाव, जो कि हम किसी कहानियों में पढ़ते थे या ऐसे सिर्फ पिक्चरों में देखा करते थे, लेकिन रियल में उनको दिख रहा है कि भाई एक दोस्त के मरने के बाद किस तरीके से, तो हर कोई ऐसा दोस्त पसंद करता है। तो अब कंपनियां भी वो सोचती हैं कि हम भी एक दोस्ती को लेकर के, मतलब पब्लिक को रीच आउट करें, उनसे दोस्ती कैसे करें, तो उनको लगता है कि नहीं, हेलमेट मैन एक बेस्ट विकल्प है। और जिसकी वजह से अब कंपनियां बहुत सारी अब आ रही हैं, जिनको के लिए एक समय था कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, अब आज मैं अपने मुताबिक देखता हूं कि किस क्या बात कंपनी है। के साथ वो चीज़ें करना क्या चाहिए। तो तो है। अभी राघव जी, आगे जाके आगे के 10 सालों में आपका क्या प्लान है? सर मेरा वैसे, हमने जो सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के चाहे बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, तो मेरा एक सपना ही है कि अगर आज मेरे दोस्त को अगर कॉलेज में अगर उस वक्त अगर हेलमेट मिल गया होता तो आज मेरा दोस्त जीवित रहता। लेकिन मेरा है कि मैं किसी दूसरे के दोस्त को भी नहीं मरने दूंगा, तो उसके लिए मैं हर स्कूल कॉलेज में हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पर कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर उसको अगर हेलमेट की नीड है, अपना आई कार्ड दिखा करके निःशुल्क हेलमेट ले सकता है। और वो भी जो आज भारत के अंदर 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं जो पुलिस चालान से बचने के लिए, तो मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ कि आप 1,500 से 2,000 वाला हेलमेट हमारे हेलमेट बैंक से आपको मिल जाएगा, और आपको कोई 1 रुपए भी नहीं चार्ज देनी है, सिर्फ अपना आई कार्ड दिखानी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैं हेलमेट बैंक यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर ही डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे कि आप गेट से एंट्री करते हैं वहीं पर हमारा हेलमेट बैंक रहता है। और जो आप हेलमेट लेते हैं, 1 हफ्ते बाद हेलमेट आपको वापस करिए, फिर दूसरे विंडो से रीइश्यू करा लीजिए। और जब वो वापस करते हैं, जो आपके हेलमेट में डस्ट रहते हैं, हम तो वो भी साफ़ कर रहे हैं, पॉलिश करके डीओ मार के हेलमेट दे रहे हैं। इट मीन्स कि आप एक स्मार्ट रोड यूजर बन सकें आप। और मेरा रह कि अगर 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आप निकलते हैं, और जब किसी लगता है कि आप कामयाबी कंपनी जो आपका विजन था वहाँ, अगर आपको लगे तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 साल जब कामयाब हो जाने के बाद, तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक युवाओं को एक साउंड बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे सड़कों पर यूथ ही सबसे ज़्यादा डेथ कर रहे हैं। तो मेरा यही सपना है कि मैं भारत के हर स्कूल कॉलेज में हेलमेट बैंक बनाऊं, और उस चीज़ को मैं विजन को लेकर के चल रहा हूँ। इस 2024 में मैं लगभग 20 यूनिवर्सिटियों में हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा क्या हूँ। बात है। डेफिनेटली हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की तरफ से हेलमेट बैंक जल्द ही बनने वाले हैं। जी, बिल्कुल। और राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे करियर विल गपशप के इस एपिसोड में आए। और मैं अंत में आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज चाहूँगा। देखिए, स्टूडेंट से यही मैसेज है कि जो भी पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे अगर इस बात को, तो आप अपने बच्चे को जो एग्ज़ाम दिया है, करियर विल गपशप में आएंगे कोचिंग करने के लिए, या उनको आप बाइक दें, तो इस ना किताबी दुनिया से बाहर निकाल करके, स्कूल कोचिंग की दुनिया से बाहर, एक बार सड़कों पर जाएं, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, और सड़कों पर ये देखें कि क्यों लोग गलतियां कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों को, और इस गलतियों में जो डेथ हो रही है तो डेथ को रुक भी सकती थी, हम उसके लिए पहल करें। क्योंकि जो माता पिता है ना, आज अपने बच्चों से मिल रहे, हो सकता है कल दोबारा घर को ना आए, तो उस चीज़ों को लेकर के जब ऐसे परिवार कोई बात करता है ना, जब सड़क पर लाइव, तो उस परिवार का विजन ना और एक भविष्य बहुत एक अच्छा हो जाता है। और इस चीज़ पे अगर हमारे भारत के हर परिवार अगर, क्योंकि सड़कें एक मंजिल है, हमने भारत के साइरस मिस्त्री को भी सड़क पर खोया एक सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। तो ये जो 2 लोगों का जो रिलेशन है, तो जो आम नागरिक है ना, उसको, क्योंकि सड़कों पर प्रत्येक दिन अपना जो टाइम है 24 घंटे में से वो 16 घंटे सड़क पर दे रहा है, तो अपने परिवार को आगाह करने के लिए एक बार सड़कों पर जरूर दुर्घटनाओं के प्रति बात करें, क्योंकि इन सड़कों पर से ही हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का उदय हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि आज़ाद भारत में आपका परिवार खुशहाल रहे, और ये तभी खुशहाली हो सकती है जब हमारे भारत की सड़कें दुर्घटना मुक्त बनेंगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, करियर विल गपशप, बातें होंगी गंभीर। इस शो की शुरुआत इन्हीं जैसे बड़ी बड़ी महान हस्तियों के लिए की गई है, जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली आज के इस पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आज इस एपिसोड को देखने के बाद आप एक स्मार्ट रोड यूजर बनेंगे, और जब भी टू व्हीलर पर निकलेंगे तो हेलमेट लगा कर निकलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट करियर विल गपशप के एपिसोड में, फिर किसी महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। ये आपकी टेबल को सजाने के लिए पौधा है। जिस तरह से पौधा बड़ा होगा, उस तरह से आप भी बड़े होते जाएंगे और देश बड़ा होता जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सर, इसके साथ साथ ये है सिक्योरिटी है, एक ऐसी चीज है जिसका आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। क्या बात है। ये है
कॉलर माइक जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है, क्या बात है। क्योंकि आप रोड पर निकलते हैं, कई बार आपको लोगों से बात करनी होती है, रोडों पर इतना नॉइज पोल्यूशन होता है कि आवाज़ साफ नहीं आ पाती है। ओह, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको देखा, तो इससे बेस्ट गिफ्ट आपके लिए और क्या होगा? देखिए, हम ये कहते हैं ना कि एक शिक्षक, एक दोस्त के पहले शिक्षक, वो बहुत कुछ सोचता है अपने शिष्य के बारे में। तो इनके मार्क्स को मैं भी वो चीज़ें सुनता रहता हूँ और ये मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, ये मेरी यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो धन्यवाद सर। ये आपके यूटिलिटी की चीज़ें हैं, ओह, है ना? ये वाटर बॉटल है करील की तरफ से, और एक ये बहुत अच्छा सुंदर पेन है ना? और ये एक डायरी है आपकी। यानी कि आपसे हर फिर छात्र ऐसे लेंगे, वो भी मेहनत करेंगे कि हम भी कुछ अलग मुकाम हासिल करेंगे, ताकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं जी। उनको हम ये देते हैं। चलिए, क्या बात है, मैं भी भाग्यशाली रहा।